अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुदस्सिर इकबाल है और मैं एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। आज हम हाज़िर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन एट्रोपिन एंड ग्लाइकोपाइरोलेट। काफ़ी लोग इसके बारे में क्वेश्चन करते हैं कि इनकी डोजेज़ में क्या डिफरेंस है और किस कंडीशन में क्या यूज़ करना चाहिए। तो आज हम सब जो इनकी बारे में चीज़ें हैं, इनका मोड ऑफ एक्शन है, इनकी डोजेज है, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब एट्रोपिन और ग्लाइकोपाइरोलेट दोनों जो ये एजेंट हैं एंटी कोलिनर्जिक एजेंट है, मतलब कि कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट हैं। जो नॉर्मल फंक्शन हमारी बॉडी के होते हैं, जो कि एसिटाइल कोलिन करवाती है, उन सारे फंक्शंस का मतलब ये को एंटागोनाइज करते हैं। और किस तरह से ये करते हैं, ये जो हमारी बॉडी में जो कोलिन मतलब एसिटाइल कोलिन के लिए जो रिसेप्टर्स हैं उनकी दो टाइप्स होती हैं। उनमें एक निकोटिनिक रिसेप्टर होता है, दूसरे होते हैं मुस्करिनिक रिसेप्टर्स। तो जो एंटी कोलिनर्जिक एजेंट हैं एट्रोपिन और ग्लाइकोपाइरोलेट, ये मुस्करिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। तो अब दोनों जो ये एजेंट्स हैं, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनका डिफरेंट जो हमारे बॉडी के ऑर्गन सिस्टम्स हैं उन पर इनका क्या इफेक्ट है। उसके बाद हम फिर डिफरेंशिएट करेंगे इन्हें वन बाय वन जो पैरामीटर्स होंगे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में एंटी कोलिनर्जिक एजेंट जो हैं ये टैकीकार्डिया करवाते हैं। जो एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स हैं कैसे करवाते हैं, ये जो मस्करेनिक रिसेप्टर्स ऑफ एसए नोड जो हमारी कंडक्शन सिस्टम का हिस्सा होते हैं, हमारे हार्ट की एसए नोड पर मौजूद तमाम मस्करेनिक रिसेप्टर्स को ये ब्लॉक कर देते हैं। तो उसके नतीजे में टैकीकार्डिया हो जाता है, मतलब कि एवी नोड जब करंट जनरेट करना स्टार्ट करता है तो उससे वो हमारा जो ईसीजी का पाथवे है वो शॉर्ट हो जाता है और फिर उसके नतीजे में टैकीकार्डिया होता है। अच्छा, ये तो हो गया सीवीएस सिस्टम का। अच्छा, एक बात यहाँ पे हमने नोट करनी है कि जो एट्रोपिन है वो लो डोज में ब्रेडिकार्डिया काज करती है। तो ये एंटी कोलिनर्जिक एजेंट हमारे सीवीएस में हमारे ब्रेडी एरिथमियाज को ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं। अच्छा, उसके बाद हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम पर क्या इफेक्ट है इनका। एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की सेक्रीशंस को कम करते हैं। दूसरा ये ब्रोंकोडाइलेशन करवाते हैं। तो ये इनका इफेक्ट हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। अच्छा, उसके बाद फिर जीआईटी पे। तो जीआईटी में ये जीआईटी की सेक्रीशंस को कम करते हैं और उसके अलावा जो हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हैं उनको कम करवाते हैं। लेकिन ये इतना इफेक्टिव, ये चीज जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कम करना इतना इफेक्टिव नहीं होता कि ये एस्पिरेशन निमोनिया से बचा सकें। कि जो इमरजेंसी पेशेंट्स हमारे आते हैं जिनके हमें एनपीओ का नहीं पता होता, तो उनमें हम इन्हें इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते कि ये मतलब एस्पिरेशन नमूनिया से बचा सकेंगे, लेकिन ये है कि ये सेक्रीशंस को कम कर देंगे। अच्छा, उसके अलावा जो ऑप्थेलमिक इनका एक इम्पोर्टेंट यूज़ होता है कि ये प्यूपिल की डायलेशन करवाते हैं। अब एट्रोपिन जो हमारा एजेंट है वो एंटीटोड के तौर पे भी यूज़ होता है। जो हमारे पेस्टिसाइड्स पॉइजन्स होते हैं उनके एंटीटोड के तौर पर भी ये यूज होता है। अब हम एट्रोपिन और ग्लाइकोपाइरोलेट का डिफरेंस जरा देख लेते हैं। एट्रोपिन जो है वो खास तौर पे ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करने के लिए यूज होता है क्योंकि वो टैकीकार्डिया ज्यादा करवाता है। तो उसकी जो डोजेज होती है हमारे पास वो 0.01
mg पर kg से 0.02 mg पर kg होती है, जो कि एक अडल्ट पेशेंट 60 kg वेट हम मोस्ट कॉमन यूज़ करते हैं, आइडियल वेट किसी भी एडल्ट का, तो उसकी हमारे पास जो डोजेज बनती है वो 0.6 mg बनती है, 0.6 mg से लेके 1.2 mg तक। तो इसका जो एट्रोपिन का एक एम्प्यूल आता है वो होता है 1 mg पर ml। अब हम 1 mg को 5 cc में डाइल्यूट कर लेते हैं, तो वो हमारे पास बन जाता है 0.2 mg पर ml। तो अब ब्रेडियरिथमिया को ट्रीट करने के लिए, ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करने के लिए हमें मिनिमम जो डोज रिक्वायर होती है वो होती है 0.6 mg, मतलब कि 3 cc वो डाइल्यूटेड डोज। अच्छा, तो फिर अब हम बात करें इसकी ग्लाइकोपाइरोलेट की। ग्लाइकोपाइरोलेट भी टैकीकार्डिया करवाता है, लेकिन वो मतलब लेकिन उसका ना जो मार्क्ड इफेक्ट नहीं होता, मतलब मॉडरेट सा इफेक्ट होता है टैकीकार्डिया का। उसका जो मेन इफेक्ट है ना वो है सेक्रीशंस को कम करना, टू रिड्यूस सेक्रीशंस, तो इसीलिए हम उसे प्री मेडिकेशन के तौर पर यूज करते हैं। तो ग्लाइकोपाइरोलेट की जो हमारे पास डोजेज होती है वो होती है 0.005 mg से 0.01 mg पर kg जो होती है, तो वो हमारे पास बन जाती है 0.3 to 0.6 mg। तो अब उसका जो एक एम्प्यूल आता है वो होता है 0.2 mg पर ml आता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारी डोज बनी है 0.3 mg, तब हमें एक अडल्ट पेशेंट के लिए 60 kg के वेट के पेशेंट के लिए हमें मतलब 1 और आधा एम्प्यूल रिक्वायर होगा। और अगर तो हमारी डोज बनी है 0.6 0.01 के लिहाज से, तो वो फिर हमें हमारा जो क्या कहते हैं, हमें 3 एम्प्यूल रिक्वायर होंगे हमारी डोजेज के लिए। लेकिन इन दोनों का डिफरेंस ये है कि जो एट्रोपिन है वो मार्क्ड टैकीकार्डिया करवाता है, जबकि जो ग्लाइकोपाइरोलेट है वो सेक्रीशंस को ज़्यादा रिड्यूस करता है बनिस्बत के टैकीकार्डिया करवाने के। तो इसीलिए हम इन्हें दो अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ करते हैं, ग्लाइकोपाइरोलेट को एज ए प्री मेडिकेशन ड्रग टू रिड्यूस सेक्रीशन, आल्सो टू मतलब उनकी मतलब रिदम को भी मैनेज करने के लिए। जबकि जो हमारा एट्रोपिन है वो सिर्फ खास तौर पे वो क्या कहते हैं अपना सिर्फ टैकीकार्डिया करवाने के लिए, मतलब ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। तो अब ये है कि फिर इनकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इनके यूज की, इनकी ओवर डोजेज की, तो उनके कुछ साइंस होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि मतलब क्योंकि एक ये करते हैं कि ये जाहिर है सेक्रीशंस को कम करते हैं, तो ड्राई माउथ से पता चलेगा। और टैकीकार्डिया करवाते हैं तो मतलब इंक्रीज हाई हार्ट रेट से हमें पता चलेगा कि भाई मतलब इनकी डोज ज़्यादा है, जो हमारे एंटीकोलिनर्जिक एजेंट हैं, ओवरडोज हुई है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि एट्रोपिन और ग्लाइकोपाइरोलेट को डिफरेंशिएट करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए।